घटनाक्रम जो कल घटी है इस देश में, तो हर ऐसे नागरिकों को आगे आना चाहिए जो इस देश की लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जो इस देश को मजबूत देखना चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो विवादास्पद व्यक्ति, जो लगातार अपने आचरण से, अपने संदिग्ध चरित्र के कारण, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहती रही है कि सरकार ने लापरवाही की है। हरीन पांड्या की हत्या में भी सरकार का कंप्लीट हाथ आया, उनके राइट हैंड थे अमित शाह। उसके बाद उनके आईएएस बोले, जो वर्तमान आईएएस था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को जो जिसका नजरिया एकदम चंगेजी खां और हिटलर शाही की तरह है। उन्हें अभी एक जो लेटर दिया गया, जो गॉडफादर मानते थे, उन्होंने जो बातें आई है सामने में, जब इतनी बड़ी विवादें चल रही हैं और सारी चीजें सामने में आ रही है, इस तरह जहाँ की घटना आई, हरीन पांड्या की घटना ही, एक मैंने कहा ना कि जो घटनाक्रम एक व्यक्ति को लेकर हुआ है, जिसको देखिए, सबसे पहली बात है, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। हम कंप्लीट रूप से हमारा जो विचार है, हम जो समझते हैं और जिस रूप में, जिस स्वरूप में भारत को देखना चाहते हैं, जो भारत की जो सहिष्णुता है, उसकी जो भारत की जो एक हमारी परंपरा है, हमारी जो संस्कृति रही है, जो तहजीब रहा है, मेरा गंगा जमुना का तहजीब रहा है, या जो विवेकानंद और सुभाष और भगत और गांधी और पटेल जिस देश की कल्पना करते थे, जिसमें सब तरह के फूल हों, उसका माली ऐसे लोग हुआ करते थे। आज धतूर के फूल को कब से बाग बनाया जाए, उसके माली किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो कंप्लीट रूप से देश को तोड़ना और के अलावा कुछ नहीं कहा। और जहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी ने भी स्पष्ट रूप से जाके कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं किया। आडवाणी जी बार बार बोल रहे हैं कि मुद्दे भटकेंगे, और एक तो ऐसा व्यक्ति जो विश्वसनीयता खो दिया गीता के पर हाथ रख करके, संविधान पर हाथ रख करके, कंप्लीट गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित इसरात जहां वाली 3 दिन बलात्कार करने के बाद मरवा देना, और उसके बाद जो घटना घटती है, जो चीजें होती हैं, सब कुछ सत्ता के लिए और कॉर्पोरेट जगत और आरएसएस दोनों की मिली भगत। मेरा तो स्पष्ट है कि 7 सीओ ने कह दिया कि किसी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो क्या वो वो देश का प्रधानमंत्री वो 7 नंबर पेज पर आ गया, सीओ ने कह दिया, तो जो बिजनेस पेपर का जो फ्रंट है उस पर आ गया कि वो देश का प्रधानमंत्री हो जाओ। और अमृत सेन ने जो बातें कही, क्या अमृत सेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स नहीं है क्या? उन्होंने जो बातें कही, क्या उस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए? और जो बात आज आ रही है, हम नहीं कह रहे, अटल जी ने भी कहा, आडवाणी जी ने भी कहा, उसके आईएएस कहते हैं, बाद में उसके आईपीएस कहते हैं, उन पर कई आरोप लगे हैं, अमित शाह जेल जा चुके हैं, पूरा देश शंका के सशंकित है, पूरे लोग सशंकित हैं, जो सेकुलर हैं, जो समाज को लेके चलने वाले लोग हैं। सबसे बड़ा विरोधी आरएसएस का सबसे मुख्य एजेंडा क्या है? दलित और आदिवासी को हमेशा अशिक्षित रखना। मैं तो खुल करके बोला, यदि वो अशिक्षित नहीं रहेंगे तो राम राम करेगा कौन? इनका बेटा तो राम राम जपेगा नहीं। यदि भगवान हमेशा, अब 80 की परिक्रमा क्यों शुरू हो गई? नवादा में 7 साल के बाद दंगा क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश 80 विधान लोकसभा का क्षेत्र, वहां दंगा हो क्यों रहा है? आपके प्रदेशों में दंगा क्यों नहीं हो रहा है? आपको कितने, आपका जो प्रदेश है जहां पर आप मुख्यमंत्री, वहां दंगा नहीं। उत्तर प्रदेश से आप देश को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं? जब जब चुनाव आता है, परिक्रमा शुरू हो जाती है, कुछ भी शुरू हो जाता है, पूरी साजिश के तहत सीडी चलने लगता है, वीडियोग्राफी होने लगती है, सीडी पर बवाल हो जाता है। ये बीजेपी लोगों को शिक्षित नहीं होने दे रहा है।
दलित और आदिवासी को आरएसएस का एजेंडा है कि आरएसएस में जो बड़े लोग हैं, आप उनको भागवत का बेटा नाचेगा राम राम धोनी में, जाके जरा से भागवत जी से पूछिए तो भागवत जी का बेटा नाचेंगे। गाय को गौ माता ये लोग कहते हैं, लेकिन जब गाय दूध देना खत्म हो जाए तो बेचते किसके हाथ है? और गाय मरता है तो भागवत जी का बेटा क्यों नहीं उठाता है कि चमार को उठाने आना पड़ता है, दलित को उठाने आना पड़ता है? आप जरा बता दीजिए हमको। ये जो सिर्फ सब कुछ सियासत और राजनीति के चलते सब कुछ होता है। मेरा ये सवाल है कि बीजेपी में बहुत सारे अटल बिहारी वाजपेयी की तरह पर्सनैलिटी थे जो सबको लेके चल सकते थे, मेरा किसी पार्टी से नहीं है। आपके हिसाब से लेकिन ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री घोषित किया जाना चाहिए जी? आपके मैं रंग से राजा की बात क्यों पूछते थे? ये सबका एजेंडा, मैं अपनी विचार, मैं अपनी भावना, अपनी बात रख रहा हूँ कि देश को अस्थिर करने की पूरी साजिश है। आपके हिसाब से एजेंडा जहर का है। प्रधानमंत्री का दावेदारी किसको होनी चाहिए? भैया, इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो देश के सबको लेकर के जिसके एजेंडे में आर्थिक संपन्नता, आर्थिक उन्नति, देश को मजबूत करना, देश को के लोकतंत्र को मजबूत करके रखना, देश के लोकतंत्र को और उसकी नींव को और गहरी नीचे ले जाना, ऐसे लोग। और इसमें हर पार्टी के अपने नेतृत्व, कांग्रेस का अपना व्यक्ति होगा, कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री करेंगे, बीजेपी अपना करेंगे। मेरा है कि जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति को लाया गया है, इससे बीजेपी कमजोर होगी, बीजेपी को सहयोग नहीं मिलेगा। राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री की घोषणा की गई है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, क्या इससे आप समझते हैं? भैया, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना ना बनाना, ये एजेंडा कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। सूर्य को दीप से बात मत किया करें, उनका वो एजेंडा। मैं एजेंडा पर हूँ कि देश में ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए जो सबको लेकर चले, जो भारत की लोकतंत्र की रक्षा कर सके, जो भारत की संप्रभुता की रक्षा करे, जो भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध करे, जो एक इकोनॉमिक पावर बना सके भारत को, जो दुनिया में भारत को पहचान दे। जैसे मनमोहन सिंह ने, जब दुनिया आर्थिक रूप से दिवालियापन हो रहा था, अमेरिका की स्थिति बुरी हो गई थी, भारत को बचाने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो सबको ले चलने वाले लोगों में से हैं। मेरा एक एजेंडा है कि ऐसे लोग जिन पर वो विवादास्पद है, जो हिटलर और चंगेजी फरमान की तरह चलते हैं, जिनका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं। एक संगठन से जुड़े रहे हैं, काफी दिनों तक रहे हैं, आपकी भी एक अस्तित्व है, तो ऐसे में आप किन को सपोर्ट करते हैं, किन को प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा मानते हैं? भैया, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत है। ऐसा कोई नाम है आपके? नाम की ये हम किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम कैसे कुछ कह सकते हैं भाई? ना मैं किसी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड में हूँ, ना मैं कोई अभी लीडर हूँ। मैंने कहा कि मुझे जो ये कल हुआ है उस घटनाक्रम के बारे में है कि इसको रोका जाना चाहिए, सबको मिल के रोका जाना चाहिए। जो सेकुलर ताकत है, जो लोग यहाँ हैं, जो समाज के कमजोरों को और गरीबों की बात करते हैं, जो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सिख ईसाई, जो भी लोग हैं, मुस्लिम, शायद सिख हो या ईसाई हो, जो ऐसे लोगों को समाज में जो कमजोर लोग हैं उसको लेकर उसकी मजबूती, उसके अस्थायित्व की बात करते हैं, ऐसे लोगों का मैं जरूर कहूँगा कि वोट का बंटवारा नहीं हो, गठबंधन के आधार पर बिहार में चुनाव हो। बिहार हमेशा सेकुलर मिजाज के लोग रहे हैं, बिहार को समझने की जरूरत है और लीडर को समझने की जरूरत है। अभी आप संगठन को मजबूत बनाने में भी लगे हुए हैं। आपके अभी मीटिंग की भी व्यवस्था हो रही है, आप जो भी जहाँ का स्थानीय लीडर है या फिर करता है उनको एकजुट करने की बात। तो ऐसे में आप एक संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, तो क्या आपकी आगे की? अभी घटना घटी धमारा में, 32 लोग मरे, हम वहाँ गए। छपरा में घटना घटी, हम वहाँ गए। नवादा में दंगा हुआ, हम वहाँ गए। भागलपुर में घटना घटी, हम वहाँ गए। इसका क्या मतलब है?
जहाँ घटना घटती है और जहाँ मैं महसूस करता हूँ पक्ष और विपक्ष नाम की चीज़ बिहार में नहीं है। संवेदनहीनता काफ़ी संवेदनहीन हो चुकी है। लाखों लोग 50 हेक्टर 1000 करोड़ हेक्टर ज़मीन बर्बाद हो गया। 2 लाख व्यक्ति सड़क पर हैं, खाने के लिए नहीं है। साफ सोता था, वहाँ कोई जाने वाला नहीं, ना MP ना MLA। वहाँ जाने के बाद मैंने महसूस किया कि ये ज़िंदगी जानवर से बदतर जी रहे हैं। वहाँ जो घटना घटी जिस पर मैं भूख हड़ताल पर हम और हमारे लोग बैठे, वहाँ सरकार मंत्री जाता है, सब जाता है, कोई 1 रुपया तक देने को तैयार नहीं, मदद करने को तैयार नहीं। मेरे जाने धरना के बाद रेलवे से 5 लाख रुपया दी, न सत्ता पक्ष गया न विपक्ष गया। मैं तो सिर्फ महसूस करता हूँ कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो किसी भी जात के लोग हैं, जो निश्चित रूप से कमज़ोर और गरीब हैं, या जो सत्ता है या विपक्ष है, सिर्फ वो वोट का खरीदार है। इस बार दावेदारी पेश करेंगे अपनी? कौन चीज़ करना है? इस बार इलेक्शन में मतलब लोकसभा में इलेक्शन भैया राजनीति करते हैं तो चुनाव का प्रक्रिया राजनीति का हिस्सा है ना। किस पार्टी से करेंगे? मेरे लिए पार्टी कभी एजेंडा रहा है, सीट एजेंडा रहा है। पार्टी और सीट कोई मतलब है। अभी 30 को मेरी रैली है, 28 को तय हुआ यहाँ साथियों की, सारे साथियों की बैठक, उनको सुनना, उनको समझना, उनको महसूस करना। 30 को सहरसा, उसके बाद खगड़िया, तब अररिया, फिर सुपौल। 11-12 जिले में रैली हो चुकी है। 7-8 उत्तर बिहार के जिलों में रैली के बाद जो हम महसूस करेंगे, जो लोगों से हमारे फीडबैक आए, तब ही हम तय करेंगे कि हमें कहाँ से लड़ना चाहिए और किसके साथ लड़ना चाहिए। और जमीन विवाद का काफी मामला चलता है ना। आपके पास और कुछ है तो सब पूछेगा तो बता देंगे, कुछ है या नहीं है उसको कहाँ से लेंगे जबरदस्ती। तो पुणे में जमीनी विवाद का काफ़ी मामला चला है, किसी का कब्जा कर दिया जाता है या इस तरह की घटनाएं होती है। पूर्णिया जमीन विवाद का मामला कोई नया नहीं है। सबसे पहला नरसंहार इस बिहार में पूर्णिया हुआ, वो जमीन विवाद ही था। लगातार जमीन विवाद के जो मुद्दे हैं ये पूरे प्रदेशों का है। अभी किशनगंज में स्थिति भयावह हो गई, पूर्णिया में स्थिति लगातार भयावह रही है। कभी आदिवासियों का कत्ल हुआ है, कभी कई मुसलमान मारे गए हैं, कभी दलित मारे गए हैं, कभी जलाए गए हैं। घटनाक्रम आपस में वर्ग संघर्ष की स्थिति रही है। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है ना, जो सीलिंग एक्ट, जो लाल कार्ड है, जो लाल धारी है, एक तो सरकार जमीन बांट देती है, फिर उस पर कब्जा नहीं मिला, एक वर्ग संघर्ष वहाँ है समाज में। दूसरी चीज है कि सरकार जिस तरीके की आज लाल किसी का जमीन को ले लो, सरकार उसको देख नहीं रही है कि इस किसान के पास 10 बीघा जमीन बचा है, 5 बेटी भी है, 2 बेटी भी है, 5 भाई भी है, 4 भाई भी है। यदि 20 बीघा किसी के पास जमीन है तो वो सीलिंग से ज्यादा आप उसको कैसे मान रहे हैं मैं नहीं जानता। आपको यह भी देखना होगा कि उसके घर में, यदि वो किसान है, उसके घर में 3 बहन भी है, 2 भाई भी है, उसके पास जमीन बचता कितना। एक आप जिसको आप जो लिटिग हर तरह के शुरू से लेकर के जमीन जो विवाद है, आज नहीं, बंगाल में जो भू हदबंदी कानून को जो लागू किया गया, बंगाल का भी स्थिति आज तक वैसी रही। नक्सलिज्म पैदा हुआ, पूरा का पूरा नक्सल मूवमेंट हुआ, लेकिन हुआ क्या? घटनाओं में बाहरी राज्यों से भी आदिवासियों द्वारा जमीन अधिग्रहण की बात है, उसको बोल लीजिए। तो मैंने कहा कि ये घटना बहुत पुराना है। भू हदबंदी कानून की सबसे पहली चीजें जो वर्ग संघर्ष की जो शुरुआत वो बंगाल से हुआ। बंगाल आज भी उसी हालात पर है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पर है। जल जंगल जमीन का जो वर्चस्व है, जल जंगल जमीन पर जो अधिपत्य की बातें उठती रही है कि जल पर अधिपत्य, जंगल पर अधिपत्य, जमीन पर अधिपत्य। ये जो तेंदुआ पत्ता को लेकर के इतनी बड़ी चीजें हैं, ये जो उड़ीसा से लेकर के सब जगह नक्सलिज्म है, जब तक ये सिगरेट की फैक्ट्री
साला इस हिंदुस्तान में सिगरेट का मालिक जब तक जिंदा रहेगा तब तक नक्सलिज्म जिंदा रहेगा। ये सारे के सारे कॉर्पोरेट जगत के लोग नक्सलिज्म को जिंदा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरे जंगलों के पत्ते को लेकर के युद्ध है इस देश में। जल पर किसका अधिपत्य होना चाहिए, ये सवाल है। सरकार पॉलिसी बनाती नहीं है कि जल पर अधिपत्य किसका होगा। जंगल आप या तो आप अपनी पॉलिसी बनाइए कि जंगल किसी का नहीं है, आप अपनी पॉलिसी बनाइए। आप पॉलिसी बनाते हैं, कमजोर करते हैं। और पूर्णिया में तो लंबी फिरहस्त है, उसको तो आप आज़ादी के पहले से लेकर के आज तक यहाँ ये मामला इतने हैं। कल यहाँ नक्षत्र मलाकार से लेकर के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जमींदारों के साथ बड़ संघर्ष हुआ, लाठियों से मारा गया, कितने लोगों की जाने गई हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने किसान मरे हैं, कितने मजदूर मरे हैं। सरकार इसके प्रति उदासीन है, सरकार चिंतित नहीं है। सरकार को आनंद लगता है। रोम वाली कहानी है, रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था। इस तरह से ये बिहार जलता रहता है, पक्ष और विपक्ष बंसी बजाता है। सरकार निष्क्रिय हो गई है। सरकार हर चीज़ों पर निष्क्रिय है। मिड डे मील निष्क्रिय, अंत्योदय निष्क्रिय, अन्नपूर्णा निष्क्रिय, नरेगा निष्क्रिय, मनरेगा निष्क्रिय, कस्तूरबा निष्क्रिय। सिर्फ सक्रिय है दारू। एजुकेशन निष्क्रिय, सिर्फ सक्रिय है दारू। उनके शिक्षा मंत्री आते हैं, दारू पर सक्रिय होते हैं। 3000 करोड़ सरप्लस की बात करते हैं। मास्टर जी को कहते हैं 3000 सरप्लस हुआ, 3000 बढ़ा दिए, तनख्वाह लो। 6000 तुम बढ़ाओगे, बच्चे के द्वारा प्रचार करो तो 6000 देंगे। मास्टर जी खुश हो गए, लात खाए, लाठी खाए, जेल गए, गाली दिया, सब कुछ हुआ, 3000 बढ़ा दिए, मन ठंडा हो गया। ये तो बहुत बड़ी घटना हुई है पटना में, लाठी से पीटा गया है कर्मचारियों को। मांग मैं बोल मैंने बोला है उस पर, मैंने कहा है कि नीतीश कुमार जी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने प्रशासन के द्वारा शासन चलाते हैं। उनकी नज़रिए में मीडिया और प्रशासन दोनों ही सरकार को चला रही थी। आज मीडिया कमज़ोर हुई है तो आज भी प्रशासन हिटलर और चंगेजी फरमान की तरह चलते हैं। अहंकार उनके सर पर चढ़ता है। उनके लिए आम लोग, कॉमन लोग और लोकतंत्र जैसी चीज़ों का और लोगों की जैसी चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है, समाप्त है। वो समझते हैं कि हमें कैसे क्रूरतम से क्रूरतम शासन से राज करना है। कंप्लीट लोकतंत्र को डिमोलिश करने में लगे हुए हैं। आप बोल नहीं सकते, आप धरना नहीं दे सकते। रुपौली में धरना दिया, केस करवा दिया गया। बाढ़ वाले धरना दिए, केस करवा दिए गए। नौगछिया में धरना दिए, केस करवा दिया गया। मुंगेर में धरना दिया, केस करवा दिया गया। खगड़िया में धरना दिया, केस करवा दिया गया। काला झंडा दिखाया, गोली चली। तो ये लोकतंत्र से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्लीट ये कई विदेशों से सीख के आए हैं।